वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। बेसिकली बड़ी ख़बर ये कतई नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कंफ्यूज हैं कि मईशत की कौन सी टीम उतारी जाए। अभी हमने देखा था असद उमर साहब आए थे एज अ वज़ीर ख़जाना, फिर उनसे प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं हुए, उनको फारिग किया। फिर हफीज़ शेख साहब आ गए, फिर अब उनसे खुश नहीं हुए। हालांकि कुछ अर्सा पहले उनको सेनेटर बना रहे थे, उनको रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट नहीं किया था। इससे नज़र आता है कि प्राइम मिनिस्टर हुकूमत की सोच कितनी कंसिस्टेंट है इतने अहम तरीन पोर्टफोलियोज को लेकर, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आवाम से है। और आवाम तो ऑब्वियसली चीख रो रही है। आज भी सुनवा दूंगा आपको रमज़ान के आते हुए आवाम क्या हुकूमत के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बना के बैठी हुई है। तो हफीज़ शेख साहब आए और चले गए। उसके बाद हमाद अदर साहब आए हैं, लेकिन उनके आते साथ ही कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई कि ये जो आए हैं ये कितने अरसे के लिए आए हैं। नाम आ रहा है तरीन साहब का कि शायद तरीन साहब जो है वो आ जाएंगे एज आ फाइनेंस मिनिस्टर। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो कन्फ्यूजन बाम रूज पे प्राइम मिनिस्टर ने भी फैसला करना है कि वो मुशीर के तौर पे आएंगे या वो वैसे ही एक अलग उनका पोर्टफोलियो होगा हमाद साहब के साथ। तो ये तो बातें अपनी जगह पे हैं, ये कन्फ्यूजन तो मौजूद है। लेकिन उससे बड़ी बात जो आज हुई वो ये हुई कि हमारा कश्मीर के ऊपर भी एक स्टैंस है, हमारा हिंदुस्तान के ऊपर भी एक स्टैंस है। लेकिन आज हम इतने मजबूर हैं कि चीनी और कपास जो है वो अपने नज़रियाती अज़ली सियासी कश्मीर को लेकर दुश्मन है हिंदुस्तान, उससे इस वक्त जो है हम दरामद करने का फ़ैसला कर लिया हमने। ऑब्वियसली हम उनको लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा भी दे रहे हैं, हम उन पर डिपेंड भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास चीनी भी नहीं, हमारे पास आटा भी नहीं, हम भी ज़रूरी मुल्क हैं। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हुकूमत जिसने कश्मीर पर एक बड़ा ज़बरदस्त स्टैंस लिया, एक जायज़ स्टैंस लिया, वो क्यों मोदी गवर्नमेंट के आगे कपास और चीनी के लिए उन्होंने घुटने टेके हैं? उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार प्राइम मिनिस्टर के दस्ते रास्त दूसरों के साथ साथ वो हैं जहांगीर तरीन साहब, मुबैना तौर पर जिनके नाम आज FIA वालों ने भी कटवा दी। ये दूसरी FIR है और इस FIR के अंदर मैं आपको पढ़ के सुना दूँ इमरान खान साहब के दोस्त के मतलब क्या कहा गया है। FIA ने 3.25 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड पर जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन, 2 बेटों, दामाद और फैमिली के दीगर अफराद पर 2 मुकदमा दर्ज किए। जहांगीर तरीन ने FIA के बकौल अपने दामाद की कागज़ बनाने वाली बंद फैक्ट्री फारूकी मिल्स प्राइवेट के अकाउंट में GDW कंपनी से 3.25 अरब मुंतकिल किए। बंद फैक्ट्री में मुंतकिल होने वाली रकम बाद फैमिली मेम्बरान के अकाउंट में मुंतकिल की गई। आपको याद आ रहा होगा ये सेम प्रोसेस जो हमने देखा था शहबाज शरीफ वाले केस के अंदर, TT केसेस के अंदर, और जाली अकाउंट्स केस जो है पीपल्स पार्टी के। इसी तरह बंद फैक्ट्री में पैसे लगा कर 3 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ये इल्ज़ामात हैं FIA के। जहांगीर तरीन और अहले खाना ने ओपन मार्केट से डॉलर खरीदे और रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की। जिस प्राइवेट कंपनी में ये 3.4 अरब रुपए के कारोबार की गर्ज से डाले गए वो गुजरात की फारूकी फैमिली कंपनी है, जो बुनियादी तौर पे कागज़ का गूदा बनाने वाली कंपनी थी। ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है, हालांकि शुगर का ये मामला है। 2007 में जहांगीर तरीन ने ये कंपनी खरीद ली, अपने मोतमद खास को इसका CEO बनाया। उसके बाद नाकाम कंपनी में पब्लिक कंपनी के 3 अरब ज़्यादा रकम लगाई गई, जबकि JWW के पब्लिक स्टेक होल्डर्स को इस बारे में नहीं बताया गया। JW जहांगीर तरीन साहब की जो है 2011 में FBMG नामी कंपनी ने एक मरतबा फिर अपना ऑपरेशन बंद कर दिया, लेकिन 2015 तक इसके अकाउंट में पैसे डाले जाते रहे। पैसों की इस तरह की नकल हमल को जानते पूछते एक नाकारा कंपनी में अरबों रुपए लगाना बुनियादी तौर पर फ्रॉड के ज़िम्मे में आता है, ये FIR कहती है। और इस फ्रॉड के इल्ज़ाम में जो है ये भी इसमें कहा गया पैसे मुख्तलिफ तरीक़ों से तरीन फैमिली के मुख्तलिफ अकाउंट्स में डाले गए। ये वही आपने झलक देखी थी नवाज शरीफ साहब वाले केसेस में, जिनमें सबसे ज़्यादा पैसे उनके बेटे अली खान तरीन के ज़ाती अकाउंट में डाले गए। ये व्यूअर्स इल्ज़ामात को ट्वीट के ज़रिए जहांगीर तरीन साहब ने रद्द किया है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, जो नाम की तो इंसाफ है, वैसे अगर ये अब हमजा शहबाज या मरीम नवाज़ या पीपल्स पार्टी या मौलाना फजल रहमान का कोई बंदा होता जिसकी वजह से आज पाकिस्तान घुटने टेक के हिंदुस्तान से शुगर लेने मजबूर है, शुगर माफिया के हाथों, अगर ये मामला कोई होता नून लीग का या पीपल्स पार्टी का, आज आप देखते 3 वफाकी वज़रा कम अज़ कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उनको गालियां देते, अल्लाह के अजाब से उनको डराते, कहते अपोजिशन जो है करप्ट है, ये माफिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट करते कि देखा ना जिस स्टेटस को मैं चेंज करने आया हूँ ये हैं वो लोग। लेकिन कमाल तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर और वफाकी काबीना जो है इस्लामी रियासत के नाम पे, इंसाफ के नाम पे, जो कहते हैं हक के साथ खड़े हुए हैं, यहाँ पे हक जब आता है तो उनकी बोलती ऐसे बंद होती है, ऐसे कि इनके सरों के ऊपर परिंदे बैठे, सर ज़रा सा हिलेगा बोलेंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे, उड़ने नहीं चाहिए।
इमरान खान साहब क्या कहते हैं जहांगीर तरीन साहब के बारे में इन तमाम चीज़ों के बावजूद, क्योंकि इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी कमीशन की वो भी इससे बड़ी डेविस्टेटिंग थी, और इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने जहांगीर तरीन साहब को अपने से दूर नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि वो सादिर को अमीन नहीं, उन्होंने झूठ बोला है, वही जो नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम है कामा वाला। उसके बाद ज़राअत का टास्क फोर्स का प्राइम मिनिस्टर ने कुछ लगाया था हेड। क्या कहते हैं ज़रा कामरान खान साहब के शो में ज़रा सुने, क्या गोल्डन अल्फाज हैं और क्या इंसाफ है प्राइम मिनिस्टर का कि एक करप्ट माफिया मुबैना नवाज शरीफ, उसके लिए गालियां हैं, दूसरा करप्ट माफिया मुबैना तौर पे जो उनका अपना है उसके मुतालिक तो सुनिएगा, ज़रा खुद सुन लें। मेरे साथ जिसने सबसे मेहनत की थी वो जहांगीर तरीन है। बदकिस्मती है कि जब ये हमें प्रोब की शुगर के ऊपर, तो अब ये नहीं हो सकता था कि मैं कहूँ कि जहांगीर तरीन की फैक्ट्रियाँ ना हो बाकियों की हो, वो तो सबकी होनी पड़नी थी, नहीं तो वो इंसाफ ही नहीं है। जाहिर है कि जहांगीर भी बीच में आ गए। इसकी मुझे अफसोस बहुत हुआ। अफसोस इसलिए हुआ कि मेरे करीब सबसे, बल्कि मेरी अगर पॉलिटिकल लोगों में दोस्ती थी तो वो तो जहांगीर तरीन से थी। ये तो मुझे ऐसे है जिस तरह मेरी ज़िंदगी में बड़े मुश्किल फैसले थे, मसलन मेरा कज़न माजिद, उसको मुझे टीम से ड्रॉप करना पड़ा जब मैं कैप्टन बना, मुझे बड़ी तकलीफ हुई उसकी। तो इस तरह के आपको फैसले करने पड़ते हैं लीडरशिप पे। देखिए वो तो खैर अभी गिल्टी तो नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन बाहर ये अब बाकी फैसला करेंगे इदारे, जो फाइंडिंग्स हैं कमीशन की वो इदारों के पास चलेगी, वो फैसला करें। उनका गिल्टी डिक्लेयर होना वैसे ही बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तक उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, हालांकि ये उनके ऊपर दूसरी FIR है और ये अपोजिशन का बंदे होते हैं, अब तक जेलों में बैठे होते हैं, पड़े होते। मैंने प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया था और उन्होंने कैसे घुमाया ज़रा आप देख लें। आपकी सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी हिट हुई जहांगीर तरीन के केस के अंदर, जिसमें उनका मार्केट मैनिपुलेशन, आपकी अपनी रिपोर्ट, उसके बाद जब उन्होंने बताया कि सट्टा शट्टा जितनी भी गंद हो सकता था किया, अवाम की जेबों से 5 अरब रुपए गया, लेकिन जहांगीर तरीन ने आपकी क्रेडिबिलिटी हिट की। उनके खिलाफ आप एक लफ्ज़ ही बोलते, नवाज शरीफ के खिलाफ आप सही बोलते हैं, टूटी भी उन्होंने तोड़ी हो तो आप कहते हैं माफिया, इतना बड़ा शुगर माफिया, उसके इतने बड़े मैनिपुलेटर एलिजिडली वो, उसमें आप कोई बात नहीं करते, आप ये नहीं कहते कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। आपकी क्रेडिबिलिटी हिट हुई है सर उससे। पहले मुझे बताएं कि शुगर माफिया कोई आ जाए, मैंने FIA इन सबको कहा कि आपने किसी में इम्तियाज नहीं करना, जो जिम्मेदार है उसके ऊपर आप सही रिपोर्ट दें। वो रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट के बाद इदारों के ऊपर चले गई, FIA के ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे चली गई, FBR के पास उधर केस चला गया और कई केसेस हमने अब नैब को रेफर कर दिए। हम ये गवर्नमेंट सिर्फ ये कर सकती है, आगे अब जो इंसाफ के इदारे हैं उन्होंने आगे काम करना है। लेकिन करते शुगर माफिया को, मैं क्या आप सबका नाम लेते हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते? उन्होंने आपकी क्रेडिबिलिटी सबसे हिट की, ही वाज योर बेस्ट फ्रेंड। वो हमारी पार्टी के अंदर उनकी पोजीशन थी, जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया तो कोई ऑफिशियल पोजीशन उनकी चली गई। जब वो हमारी इक़्तिदार में आने से पहले हमने उनका सिर्फ एक रोल ये था एडवाइजरी का, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट समझे जाते, मॉडर्न एग्रीकल्चर। जैसे ही ये शुगर की इंक्वायरी हुई तो उधर से उनको हमने स्टेप डाउन करवा दिया। अब इंक्वायरी मेरिट पे हो रही है, ये अब जो भी होगा मेरिट के ऊपर होगा, ना हम अपना देखेंगे ना हम दूसरों का देखेंगे। उस्मान डार साहब, पलवशा खान साहिबा सेनेटर हो गई हैं और बिया जावेद लतीफ़ साहब, वार्म वेलकम। डार साहब, इंक्वायरियाँ हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई, जहांगीर तरीन साहब ना इन्वेस्टिगेशन में आते, ना उनको अरेस्ट किया गया, ना उनसे कोई पूछा गया। कोई तहरीक इंसाफ के दौर में नज़र आएगा कि इमरान खान साहब के करीब तरीन लोग जो है वो भी अगर गलत हैं तो वो बिहाइंड द बार्स जाएंगे, जिसकी वजह से आज आपको इंडिया से चीनी लेनी पड़ रही है, जिस माफिया की वजह से? देखिए, टू बी ऑनेस्ट कामरान, मैं तो आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि जहांगीर तरीन साहब पे FIR हो गई है तो आज आप कम से कम ये ज़रूर, दूसरी FIR है सर, लेकिन हुआ कुछ नहीं ना। इमरान खान ने जिस मेरिट की, देखिए मेरिट की उन्होंने बात की, शफाफियत की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, आपके साथ ही अभी आप क्लिप सुना रहे थे, और उन्होंने ये यकीन दिलाया था कौम को कि शुगर के ऊपर जो भी इंक्वायरी होगी वो शफाफ होगी, तहकीकात ये सोच के नहीं होंगी कि कोई दोस्त रहा है या पार्टी के लिए बड़ा अहम किरदार रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में शुगर माफिया की जड़ें साबिक हुक्मरानों ने मजबूत की, वो खुद शुगर का कारोबार करते हैं, तो लिहाजा सब्सिडी की बात कर लें, जिस तरह के भी सेटअप की बात कर रहे हैं, ये जो शुगर पे अब सब्सिडी मिली है, ये नवाज शरीफ ने दी है, जिसकी वजह से शुगर कम हो गई है और आपको इंडिया से मंगवानी पड़ रही है, कि आपकी कैबिनेट ने दी है। सर इसका जवाब दे दें फैक्चुअल डार साहब। देखिए मेरी बात सुने, देखिए मैं तो खैर ना उस मीटिंग में था ना उस कैबिनेट मीटिंग में था, आप तो पनामा में भी नहीं थे, आपने तो नहीं देखा नवाज शरीफ ने खरीदे, लेकिन आप कमेंट तो करें ना सर, आपकी गवर्नमेंट की बात है। नहीं, देखिए मैं कमेंट करूंगा, कमेंट पूरा करूंगा, आप तसल्ली रखें, कमेंट से नहीं मैं हट रहा हूं, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो कौम के सामने रखने हैं। अगर आज जहांगीर तरीन पे FIR हो चुकी है और आपने खुद बताया FIA ने तहकीकात की हैं,
और ठीक है, उनका एक अपना बयानिया मौजूद है, वो समझते हैं कि वो अपने केस का भरपूर दफा करेंगे, उन जो भी उनके पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि माजी में मुझे कोई एक मिसाल आप बताएं कामरान, किसी आड़ती के ऊपर, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में, ये आप ठीक कह रहे हैं, जहांगीर तरीन नहीं, आप ठीक कह रहे नाम है इस मुल्क में, कोई आड़ती ले आए जिसके ऊपर नून लीग के दौर में FIR हुई है और इस मुल्क में तरी ही चीनी महंगी हुई है। पलफिशा यहाँ बैठी हैं, 130 रुपए किलो इस मुल्क में चीनी गई थी 2011 नवंबर में, पीपल्स पार्टी का दौर था। कोई एक FIR लाएं आड़ती के खिलाफ, मैं कह रहा हूँ। छोड़ें बड़े बड़े जो चीनी का कारोबार कर रहे हैं, हुक्मरान भी हैं। तो मकसद, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने माफिया को हाथ डाला इस मुल्क में, और आज शुगर माफिया की आड़तियों की टांगे कांप रही हैं इस मुल्क में, यार बात ये सर, मेरी बात सुने, मैं ये जरूर मानता हूं, मैं आपकी ये बात मानता हूं, मैं डॉक्टर साहब आपसे बात हो रही है ना, ये बात आपकी मानता हूं, उन्होंने हाथ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही है, मुझे नहीं पता इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस केस के अंदर, क्योंकि अगर ऑपोजिशन कोई बंदा होता अब तक जेलों में होता, लेकिन जहांगीर तरीन साहब तो आज़ाद फिर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए कि आप शुगर माफिया पे काबू तो नहीं पा सके, ये तो एडमिट करें ना, जो भी शुगर माफिया है, मैं तो किसी का नाम नहीं लेता, तभी तो आपको चीनी मंगवानी पड़ी है ना हिंदुस्तान से, तभी चीनी यहाँ 120-115 की आज भी बिक रही है। आप नहीं कर सके ना, आप कंट्रोल नहीं कर सके, आपकी गवर्नमेंट नहीं कर सकी ना सर। देखिए कामरान, एक ऐसा कैंसर शुगर का इस मुल्क की जड़ों में गुज़श्ता कई दहाइयों से है, अब उसका इलाज किया जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि उस तेजी के साथ नहीं किया जा रहा जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमेशा के लिए शुगर माफिया को इलाज किया जा रहा है, हिंदुस्तान से मंगवाई जा रही है शुगर, पॉइंट आ गया सर, किया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये मंतकी इंजाम तक पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। एक बात तो पलवेशा साहबा के पास आज बहुत मुबारक हो, पहली दफा आज हमारे प्रोग्राम में आप आई हैं सेनेटर बनने के बाद। एक बात को तो दाद देनी पड़ेगी कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है पलवेशा साहिबा इंटरफेयर नहीं किया। अब पता नहीं तफ्तीश किस तरह चलती है, इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, ये आई वॉश तो नहीं है, लेकिन अभी तक तो यही है कि इंक्वायरी भी उठाई प्राइम मिनिस्टर ने, ये नहीं देखा कि जहांगीर तरीन उनके क्लोज हैं या क्लोज नहीं है। FIR भी कट गई 2 उनके ऊपर, ये और बात है, अभी तक वो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे ये और बात है, लेकिन कुछ तो उन्होंने किया है। शुक्रिया कामरान साहब। बात यह है कि ये आज 2.5 साल, पौने 3 साल अगर मैं गलत ना हूँ, करेक्ट मी इफ़ आई एम, हो गए हैं इस हुकूमत को यहाँ आए हुए जी। और पौने 3 साल में अगर हम सिर्फ जो रिपोर्ट्स हैं जिन पर कोई एक्शन नहीं होना, और ऐसे मामलात हैं जिनको कारपेट के नीचे चले जाना है, और फिर बैठकर अगर हम कहीं, डार साहब मुझे इसलिए ये इनकी मैं इज़्ज़त इसलिए भी करती हूँ कि ये एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, ठीक है, ये पैराशूटर नहीं है जो बाकी इनकी पार्टी में है, तो लिहाजा इनको खुद भी थोड़ा एहसास होना चाहिए कि जब ये कहते हैं ही कैन कम अप विद अ बेटर डिफेंस, ये क्या डिफेंस है कि 2.5 साल, आज पौने 3 साल होने को आए और आप हमें 2011 की बात सुनाएं, आप हमें 2007 की बात सुनाएं, आप हमें मुस्लिम लीग नून के दौर की बातें सुनाएं। भाई बात यह है कि आपने वादा किया था, आपने तो 90 दिन में बहुत कुछ करने का वादा किया था, आपने तो 90 दिन में नया सूबा बनाना था, आपने तो करप्शन ख़त्म करनी थी, आपने तो 200 अरब लाने थे। आप ये बातें किनसे आप मिला रहे हैं? आप तो रियासत मदीना बना रहे थे, हम तो रियासत मदीना नहीं थे, ना नून लीग थी, ना उनकी हुकूमत में रियासत मदीना का हमारे इतनी जुर्रत भी थी कि हम इस तरह की सोच भी रखते कि जो इतनी बड़ी एक हमारे और आपके लिए ये जज्बातियत हमारी उधर से मुंसलिक है, हम उसको सियासी मकासद के लिए वो नाम इस्तेमाल करें। हमने तो यही कहा था किसी पाकिस्तान को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आप जिस पेडिस्टल पे थे और जो दावे थे आपके, सिर्फ मुझे ये बता दें, मुझे बड़ा अफसोस है, ये चाहे इमरान खान साहब हैं, उनसे हमारी अपने मसाइल हैं, हमारी इख्तलाफात हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है ना, चाहे जैसे भी आए। बात यह कि आज हम क्या करेंगे, ये जब हम मोदी से पींगे बढ़ा रहे हैं, दोस्ती की खतूत लिख रहे हैं, भी कितने दिन हुए हैं कि वो अभिनंदन साहब यहाँ मन की आशा लेके आए थे हमारी तरफ बम बांध के, आपको याद है? फिर क्या कहा गया था कि हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, जब मैं कहूँगा आप लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर, ये भी इमरान खान साहब ने कहा था।
ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अब क्या करें, चीनी के लिए मसला हो गया ना, परवेज साहिबा को हल देना। अब चीनी नहीं है इस मुल्क में, माफिया सरकर्द। आप पूरी दुनिया में तो कहीं चीनी मिल नहीं रही ना। नहीं कामरान शाहिद साहब, अब जब चीनी आएगी ना तो आप और मैं जुम्मे के दिन बाहर खड़े होंगे ना, चीनी के फक्के मारेंगे और वो जो आएगा आटा उसके पराठे पका के हम खाएंगे। बात यह है कि आज कोई नई खबर आई है कि मोदी हमारा भाई है। कल तक हमें आप उसकी दुश्मनी के ताने देते थे, ऑपोजिशन, बल्कि अभी कुछ अर्सा पहले जब पीडीएम बनी थी तो आपने कहा कि ये तो शक्ल से मुझे गद्दार लगते, तो भारत के झंडे पे हैं। कहा था कि नहीं कहा था? जी जी। तो बताइए, आज वो भारत, आप उससे चीनी लें, आप उन्हें फायदा दें, आप उन्हें आसमान पे बिठाएं, उन्हें खतूत लिखें, कोई ये पागलों का कौम है क्या है? हम लोग जाहिल भाई बात चीनी सस्ती मिल रही है 20 रुपए। परवेज साहिबा, क्या मसला आपको? यहाँ पे 115 पे कंट्रोल नहीं हो रही गवर्नमेंट से, माफिया गवर्नमेंट के अंदर बैठा हुआ था, सबका जॉब अलग कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन अब चीनी तो दे रही है लोगों को। रमजान आ रहा है ना भाई, क्या करें? हिंदुस्तान से मांगनी पड़ेगी, क्या करें? 20 रुपए सस्ती मिल रही है उधर। हाँ, नमक भी ले लेना, देखिए नमक भी ले लें ताकि हम एक दफा नमक ख्वार भी हो जाए उनके। 20 रुपए, 20%, नॉट 20 रुपीज, आई थिंक 20% कम है। वो कितनी इक्वेट करती है मुझे? चलें 20% होगा, आई मे बी रॉन्ग। क्या ये मतलब है कि हम उन, ठीक है नहीं मैंने तो अभी टीवी पे देखा है, आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन बात यह कि नमक भी लें ताकि एक दफा हम अच्छी तरह नमक ख्वार भी हो जाए मोदी के। आज मोदी जो है वो बड़ा पीस लविंग पर्सनैलिटी इस हुकूमत के लिए बन गई है। कोई थोड़ा बहुत खुदा का खौफ करें। कुछ दिन पहले आप क्या कह रहे थे? अभी तो 3 साल भी नहीं हुए आपको आके, उसमें कितनी दफा 300 दफा आपने अपना स्टैंड बदला। आपका पॉइंट आ गया। एक चीज पे तो साथ रहे, कश्मीर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? आप तो उनके सफीर थे। राइट। जावेद लतीफ साहब, वैसे तो दुनिया में मुकदमा लड़ना था। बिल्कुल ठीक। जावेद लतीफ साहब, वैसे अगर एक बात है, पीपल्स पार्टी आपकी हुकूमत होती है और आज ये तिजारत खोल रहे होते हैं हिंदुस्तान के साथ आप लोग, ये ईमानदारी की बात करनी चाहिए। जिस तरह की अब गवर्नमेंट खोल रही है, मजबूर हो गई है, जो भी हो गई है, आटा भी मंगवा रही है वहाँ से, गंदम भी मंगवा रही है, चीनी भी मंगवा रही है, तो आप पे अपना गद्दारी के फतवे लग चुके होते। तो अगर हम इसको राइट स्पिरिट में देखें, आप अगर कॉपी ना करें इमरान खान साहब की या किसी और की, तो चले अच्छी बात है। अगर अवाम को रिलीफ तो देना ना यार, अब हिंदुस्तान से मिल रहा है तो क्या है, अब मिलना चाहिए अवाम को, तो मिलना चाहिए ना। चीनी सस्ती मिलनी चाहिए, आटा सस्ता मिलना चाहिए, चाहे दुश्मन से मुल्क से आ रहा है या जहाँ से भी आ रहा है। व्हाट डिफरेंस इट मेक्स? नहीं कामरान, आपका पहले तो शुक्रिया और पलवशा को सेंटर बनने पर मुबारक, मगर मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि ऐसे हालात में अगर हम ये काम करते तो हमारे चौकों चौराहों में पुतले जलाए जा रहे होते और मुतालबा किया जा रहा होता कि इनको फांसी दे दी जाए, ये गद्दार वतन है, और मुख्तलिफ थानों में FIR भी दर्ज हो जाती, वो टाउनशिप हो या शादरा थाना हो, ये यकीनन होता। मगर मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता, जी सॉरी, मगर मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि आपने फरमाया कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट ने चीनी कंट्रोल भी तो करनी है उसके रेट्स को। तो भाई गवर्नमेंट ने आज तक कंट्रोल क्या चीज़ की है 2.5 सालों में, जिसका आज इनको फिक्र है कि चीनी को भी, रेट्स को भी कंट्रोल करना है। मगर मैं कामरान असल बात पे आता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आपका दुश्मन मुल्क से राब्ता बहाल हुआ था तो मैं उस दिन बड़ा फिक्रमंद था इस बात पे कि ये किस बुनियाद पर रातों रात हमारा इनसे राब्ता बहाल हो गया। आज मुझे समझ आई कि हमें वहाँ से कपास की ज़रूरत है, हमें वहाँ से चीनी की ज़रूरत है। और आज हमें ये समझ आई कि 72 साल हम कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए जो अपने खून का नजराना देते रहे, जो हम अपनी मईशत को कमज़ोर से कमज़ोर इस बुनियाद पर देखते रहे कि कभी तो कश्मीर आज़ाद होगा, ये कुर्बानी हमें रायगा नहीं जाएगी जो हम मईशत की कुर्बानी दे रहे हैं। मगर आज मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि मुझे ये बात सही की पलवाशा ने कि क्या मुंह दिखाएंगे आप कश्मीरियों को। आज मुझे कोई ये तो बता दे कि कश्मीर जो उसने हड़प जावेद साहब, बात ये है, उसका स्टेटस मैं आपका पॉइंट आपसे बात कर रहा हूँ। एक पॉइंट बात ये है कि मैं तो ये कहूँगा इस मौके पे कि तहरीक इंसाफ में और आप में कोई फ़र्क नहीं रहा नून लीग में, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आपने सुना आपके इंडियन हाई कमिश्नर जो थे अब्दुल बासित साहब, वो क्या बता रहे थे कि मोदी के साथ नवाज शरीफ साहब का स्टैंस ये था कि कश्मीर में बात ना की जाए, मोदी के इंटरेस्ट को एंटरटेन किया जाए। वो ऑन रिकॉर्ड थापड़ साहब को इंटरव्यू देते हुए बात बता रहे। तो मैं ये कह सकता हूँ सेफली कि अब ये आपकी डगर में चल रहे हैं और ना आप गद्दार थे ना ये गद्दार है, मेरा ये नजरिया, ना पीपल्स पार्टी गद्दार है, लेकिन ये आपके डगर में चल रहे हैं। और सुनने क्यों चल रहे हैं? एक सुन ले जरा सर, एक मिनट चल इसलिए रहे, जरा आवाम की दुहाई सुनाएं। शुक्र है हुकूमत को ख्याल आया
घुटने टेक के चाहे हिंदुस्तान से मंगवाना पड़ रहा है, लेकिन किस लिए मंगवाना पड़ रहा है? रमज़ान आ रहा है, ज़रा प्राइजेस देखे आटे और चीनी क्या हुई है, अवाम कह रही है, इसलिए हुकूमत मजबूर हुई है कि हिंदुस्तान तक से मंगवाना पड़ रहा है इनको। सुनवाएं जी। ये आवाम को रिलीफ देने की बजाय लोगों की जिंदगी तंग कर दी है, हर आदमी परेशान है, कारोबार बंद हो गए। इमरान खान क्या कर रहा है? दवाइयों की कीमतें कहाँ चली गई? मैंने तकरीबन 11-12 हुकूमतें भुगताई हैं, लेकिन जितना इस हुकूमत ने परेशान किया इतना कोई। हर हुकूमत में रेट बढ़े हैं, किसी में 4 आने बढ़ गए, 8 आने बढ़ गए, रुपया बढ़ गया, लेकिन इसके अंदर एक 150 रुपए की चीज़ वो जनाब 350 की। घबराना नहीं आप गरीबों, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे घर में खाना खुना कुछ नहीं होगा, भूखे ही मर जाओगे। इमरान खान जदों आया है ना, उन्होंने ना कि महंगाई हुई है, लेके बैठ गए पाकिस्तान। ये सबसे बदतरीन दौर मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। जो भी कुछ है वो पिछली हुकूमत में डाल देते हैं। और तुमने क्या किया अपना आप तो बताओ। चीनी भी महंगी है, आटा भी महंगा है, हर चीज़ बहुत महंगी है। गरीब आदमी रोटी पूरी नहीं कर सकता। 110 रुपए 115 रुपए परचून वाले दे रहे चीनी। इमरान खान का कोई फायदा नहीं है, हुकूमत गरीबों को मार रही है। सब्जी गोभी चढ़ गई है, जसमान मुर्गी थी वो तो अब हाथ से बाहर निकल गई है। अल्लाह ये जो हमारे हाल पे रहम करे। चीज़ें अनकंट्रोल हैं और ये हुकूमत मेरा नहीं ख्याल इस पे कंट्रोल कर लेगी। इमरान खान से ये कि आप भाई आपसे ये सिस्टम नहीं चला रहा, आप घर चले जाएं, खुदा हाफिज़। जंगल का भी कानून होता है, यहाँ पे कोई कानून नहीं है। महंगाई की क्या कंट्रोल ही नहीं है सर जी। चीनी का रेट इतना हाई हो गया है। शर्म खा लेनी चाहिए सबको, ये जितने भी सियासतदान हैं सब महंगाई को कंट्रोल करें। लॉकडाउन होगा, ऊपर से महंगाई होगी, तो रमज़ान कैसे गुजारेगी ये गरीब आवाम अपना? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस वक्त तक ये है तो महंगाई तो होगी और होगी। 3 साल में नहीं मैनेज किया तो आप क्या करेंगे? खुदा की कसम कौम फकीर हो चुकी है और हमारा वज़ीर आज़म को ये नहीं पता भाई मुल्क कैसे चलाना है। रोटी पूरी नहीं हो तो ना रोजगार सही मिल रहा है, न चीज़ अच्छी मिल रही है और कीमत डबल है। जी जनाब डार साहब, यही वजूहात है ना हिंदुस्तान से आप चीनी मांग रहे हैं? कामरान, सर एक सेकंड, कामरान नहीं, एक सेकंड। जी बोले कामरान जावेद लतीफ़ साहब बोले। एक मिनट डार साहब, सॉरी एक मिनट डार साहब। जी जावेद लतीफ़ साहब कामरान बोले। शाहिद साहब, जी सर। मैं एक आपके सामने हाथ बांध कर गुजारिश करूंगा कि आपने आज तक जितने प्रोग्राम किए, जो भी उसमें आप कहते रहे आपका हक है, मगर मैं हाथ बांध इसलिए रहा हूँ कि ये अल्फाज आप वापस ले लें कि मेरा और इनकी जमात का एक ही रवैया और एक ही किरदार है। वजह आप मुझे गद्दार कहें, वो टाउनशिप वाले मुकदमे में फांसी चढ़वा दें या मुझे माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दें, मैं हो जाऊंगा, मगर जो आपने ये बात की है ये अल्फाज अपने वापस इसलिए लें। हम बात करते थे इंडिया से, इसलिए हम कश्मीर आज़ाद करवाने की बात करते थे जब वाजपेयी को मीनारे पॉइंट आ गया, मैं वक्त कम है। अच्छा मैं आपको बता दूं एक बात, आपकी बात सुन के सिर्फ एक शेर का मिसरा याद है, सुन तो ले। स्टेटस वो नहीं है सर, मेरी बात तो सुन ले। आपकी बात सुन के मुझे सिर्फ शेर का एक मिसरा याद आया है, उम्मीद है सही बोल दूंगा। अजब शख्स था, मुझको तो हैरान कर गया जो आपकी बात है। बार आता हूं मैं इसके ऊपर। डार साहब देखें, अल्फाज वापस लेने का ताना मिल रहा है मुझे आपकी वजह से, लेकिन मैं इस पे नहीं जाऊंगा। टॉपिक ये नहीं हमारा, टॉपिक अवाम है, टॉपिक गुर्बत है, टॉपिक रमजान की प्राइजेस। नहीं, अल्फाज वापस लें कामरान साहब, अल्फाज वापस लें। नहीं अच्छा किया है। और डार साहब भी कह देंगे अल्फाज वापस अच्छा किया है कि मियां साहब ने कह दिया, वरना मैं भी कहने वाला था आप भी कह रहे कि PTI के कोई इतने हालात बुरे नहीं हो गए कि आप उसे नून लीग से मिला रहे हैं। अच्छा जी, फिर माजरत ही है, आप सबसे फिर माजरत ही समझी जाए। अब आ जाए जरा आवाम के मसलों पे। आपके मसले आपको कितना बुरा लगा? दोनों को एक दूसरे से कंपेयर किया है मैंने, और ये जो आवाम का हाल हो रहा है इसका किसी को बुरा नहीं लग रहा कि ये हो क्या रहा है। भाईजान तीसरा वजीर खजाना आ गया, चौथा बनने वाला है, मेरे ख्याल से रमजान से पहले पहले बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वजीर खजाना के बस का रोग है, महंगाई, चीनी शीनी ये वो। तो ये अवाम भी जो मैं आपको सुनवाई है डार साहब, और यकीन कर अभी मैंने सेंसर करके सुना है, 90% अवाम यही सोचती है। ये नहीं कि इमरान खान की वजह से यहाँ कोई भी हुक्मरान इस महंगाई के साथ होता तो इसी तरह दुहाइयाँ मिल रही होती। इसलिए हिंदुस्तान गए ना चीनी लेने, जो पोजीशन है, ताकि इनको चीनी तो मिल जाए रमजान में सस्ती। जी देखिए कामरान, हमने कभी किसी सतह पे इनकारी नहीं हुए कि लोग मुश्किल वक्त से नहीं गुजरे हैं, या आज जो आप दिखा रहे हैं मुश्किल वक्त नहीं है। लेकिन ये एक लंबी डिबेट है कि इसमें किस किस का हिस्सा है, महंगाई की वजूहात क्या हैं, बिजली क्यों महंगी हो रही है, पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, बाकी चीज़ें, सब चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन जो बात देखें, एक तो ये कश्मीर के ऊपर जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं जी, मोदी के साथ ही हो गया। हमने हमेशा ये बात कही है कि बराबरी की सतह पे कोई भी मुल्क हो, चाहे अमेरिका क्यों सर, मैं डाक्टर साहब बताऊं क्या, मेरा सवाल मुख्तलिफ, मैं कह रहा हूं कि अच्छी बात है आपने रियलाइज किया अवाम को चीनी नहीं मिल रही, माफिया का, तभी आप जा रहे हैं हिंदुस्तान। कोई मोहब्बत का रिश्ता तो नहीं, कोई नई अंडर हैंड डील तो नहीं हो रही ना, ये पूछा सवाल मैंने। अवाम के हाथों मजबूर होके कि आप नहीं चीनी कंट्रोल कर पा रहे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो कि दोनों ममालिक में जिस तरह बेरोजगारी का सामना है,
मुईशत की बहाली का सामना है। अगर जी, जी। तजारती सतह पे, बराबरी की सतह पे अगर यहाँ नौजवानों को रोजगार मिल जाता है, हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं। सर ये तो नवाज शरीफ भी कहते थे वो गद्दार थे, लेकिन दूसरी बात ये ब्रेक में जा रहा हूं, लेकिन डॉक्टर साहब बात कुछ और है। फायदा इस वक्त हिंदुस्तान को हो रहा है, आप खरीद रहे हैं उनसे। अब वो आपको नहीं खरीद रही है। ऐसे कि हिंदुस्तान की फिल्में आप ले रहे थे, आपकी फिल्म आनी चल रही थी, तो आप ये ना कहें कि आप उन पे एहसान कर रहे हैं। फिलहाल तो आप उनसे एहसान ले रहे हैं, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं कि इस वजह से ये हो रहा है क्योंकि एक तो आपके नाक के नीचे प्राइम मिनिस्टर ने करप्शन नहीं की होगी, तो उनके जो मोतबद खास जिनको फारिग कर दिया गया उन्होंने सब कुछ किया, जिन पे एफआईआर कटी हुई हैं मुबैना तौर पे। और दूसरा, आप कंट्रोल नहीं कर सके माफिया को, आप हाथ नहीं डाल सके, आप नकेल नहीं डाल सके, तो अवाम नवाज शरीफ को और जरदारी साहब को गालियां नहीं दे रही, आपको दुहाइयां दे रही है। एक ब्रेक लूंगा सर, बात करूंगा आपसे, एक ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगा। व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। एक हुकूमत के लिए एक क्रेडिबल ऑपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। मीडिया का काम भी ये होता है, हुकूमत को जो है उनके प्रॉब्लम्स दिखाती रहे, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे क्रेडिबल ऑपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। पीडीएम का हमने देखा जिस तरह का तमाशा निकला। आज मुस्तफा नवाज खोखर साहब से मेरी बात भी हुई और उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया, वो आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने कमाल बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को बाप से वोट नहीं लेने चाहिए थे। हुकूमती वोटों से पीपल्स पार्टी के नज़रियाती शख्स को नुकसान पहुँचा। इस्तीफ़ों पर दीगर जमातों और अपोजिशन लीडर के मामले पर हमारे मौक़िफ़ में कमज़ोरी हुई। पीडीएम के फैसलों से अवाम में अच्छा तासुर नहीं गया। आपस की लड़ाई से पीडीएम ने हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ दिया और दीगर जमातों को इस्तीफ़ों पर जोर नहीं देना चाहिए था। पलवशा साहिबा, किस तरह अपोजिशन जो है क्रेडिबल होके, इफेक्टिव होके, ख्वा वो शुगर का मसला हो, महंगाई का मसला हो, इमरान खान साहब के और गवर्नमेंट के इश्यूज़ हों, करेगी रिस्पॉन्ड, जब आपकी अपनी पार्टी भी ये कह रही है कि पीडीएम कमज़ोर हुई है। और आज तो नून लीग ने यह भी कह दिया है मौलाना फजल रहमान से मिल के कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नहीं मानते कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में। कामरान, देखिए, पीडीएम में इख्तलाफात नहीं आने चाहिए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और पीडीएम जब तक इकट्ठी है और जब तक पीडीएम इकट्ठा एक्ट करी थी, आपने देखा हमने बड़ी टेक्टिकल फतूहात हासिल की। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत से मामला जो हैं वो बंद दरवाज़ों के पीछे होने चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और गो के हम अभी तक ख्वाहां हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मामलात आज नहीं तो कल हल हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक और अगर मैं आपसे बात मेंशन ना करूं तो ये भी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि अगर पीडीएम इन मसाइल का शिकार रहती है, या जैसे हुकूमत कहती है जी कुछ नहीं कर सकते, ख़त्म हो गए, इनके वफाकी वज़ीर कहते हैं तबाह दे, मुझे एक बात बताइए कि ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, पीडीएम भी बिखर जाती है, तो ये जो मसाइल हैं जो आपके सामने मैंने थोड़े से रखे इतने हैं कि हम उससे शायद आपका अहाता ना कर सकें। सही। ये जो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल, महंगाई, बेरोज़गारी है, इसके बाद जो हमारे कुछ और ख़तरनाक मसाइल हैं। सीपैक हमारा बैठ गया है, चाइना हमारा देरीना जो साथी था उसने ईरान के साथ 25 साल मुआहदा कर लिया है, और जो अल्फाज कहे मुझे उन पर बहुत अफसोस है एज़ अ पाकिस्तानी। इसके बाद आप ये देख लीजिए कि अभी मैं देख रही थी, वैसे मैं एक रिसर्च करी थी कि टॉप, आपने पूछा इंडिया से हमने शुगर मंगवाई, वी वर अमंग्स द टॉप 10 जो दुनिया में पहले 10 ममालिक हैं जो शुगर प्रोड्यूसर्स थे 2018 तक। ये क्या हो गया कि हम हर चीज़ में जो है, और जो हमारी ग्रोथ रेट अभी वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया 1.5 पता नहीं 1.5% के क्या है, ये मामलात क्या पीडीएम के तबाह होने से ख़त्म हो जाएंगे? क्या लोगों को भूख लगनी बंद हो जाएगी? क्या लोगों की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या ये महंगाई का तूफान ख़त्म हो जाएगा? अच्छा, नहीं होगी। तो बात यह है कि इस वक्त तमाम तर जो हुकूमत की और इनके मुआवनीन हैं, इनके मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो नज़र आती है फोकस वो यही है कि इस पर देखें कि ये आपस में लड़ पड़े, बिखर जाएं। नहीं, हम फोकस नहीं कर रहे, वो तो बात आ गई थी, तो मैं तो गवर्नेंस पे ही फोकस होना चाहिए, ये बात सही है। चिंगारी पे बैठे हुए हैं, सही, ये एक टिकिंग टाइम बम पे बैठे हुए हैं। कामरान, जब आपके हमारे बच्चों को खाने को नहीं मिलेगा, जब आम आदमी को बच्चों को खाने को नहीं मिलेगा, तो फिर उसके पास खोने को कुछ नहीं है और पाने को पूरी जहान है, पूरा मुल्क है।
इतना भी जो है ना अवाम को वो कमज़ोर नहीं समझना है। गो कि आप लोग कहते हैं नहीं निकले, आप निकाल के दिखाएं। मैं हैरान हूं कि कोई हुकूमत इस किस्म के चैलेंजेस दे। पॉइंट आ गया आपका, वक्त की किल्लत है। परविशा आपने बड़ा अच्छा बड़े कम टाइम में बताया जी, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये बात तो उनमें वजन है कि ये लड़ के मर भी जाए पीडीएम, लेकिन ये अवाम के मसाइल का इससे क्या ताल्लुक है, गवर्नमेंट की गवर्नेंस का इसकी इंप्रूवमेंट से क्या ताल्लुक है? डॉक्टर साहब यू हैव अ माइक, देन मियां साहब आ रहा हूं आपकी तरफ। हमें ये देखिए हमें ये खुशी है कि ये एक मफादात का टोला था, आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था। ये शायद समझते हैं कि पाकिस्तानी भोले हैं, 90 की दहाई की तरह जो ये नूरा कुश्ती खेलते थे। हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे और आप आपके प्रोग्राम में भी ये मान रहे हैं कि हम इकट्ठे ही हैं, हम एक ही हैं, फिक्र ना करें हम लड़ चुके हैं। लेकिन जो असल बात चीनी हम खेल रहे थे कामरान, देखिए मैं समझता हूँ और आपको इस बात का क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देना होगा। ये शुगर माफिया पाकिस्तान में मधुमक्खी का वो जथा रहा है जिसमें किसी लीडर में हिम्मत नहीं हुई हाथ डालने की। ये सिर्फ वजीर आज़म इमरान खान है जिन्होंने इस जत्थे को हाथ डाला है और इंशाल्लाह ताला मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। दूसरा, मैं अपनी बहन पलविशा को कहना चाहता हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ पीपल्स पार्टी वालों पे कामरान, जी शायद ये ज़हनी तौर पे सिंध को ओन ही नहीं करते। 6 करोड़ लोग जो सिंधी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त आपके प्रोग्राम की वसातत से, वो हंस रहे होंगे पलविशा पे कि बेरोजगारी और महंगाई इनकी जिम्मेदारी है सिंध में। आप अगला प्रोग्राम सिंध में करें, पलविशा और पीपल्स पार्टी वालों की आंखें खोलें कि वहां महंगाई किस तरह सर चढ़ के बोल रही है। मैं आपके प्रोग्राम में पलविशा को दावत देता हूं, ये कोई मैकेनिज्म ले आए सिंध में, ये महंगाई नीचे ले आए, हम इनको फॉलो कर लेते हैं। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे, हम कसूरवार हैं, हम नलायक हैं, हम नहल हैं, तो मैं पहले पलविशा से पूछता हूं कि आप सिंध में ठीक करो, हम फॉलो कर लेते हैं। मुझे एक बात बताएं, आप बेरोजगारी वहां खत्म कर लो, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। डॉक्टर साहब बात यह कि जिम्मेदारी से इस वक्त आप भाग रहे हैं। आपका आर्गुमेंट अगर मान लिया जाए तो आप कह रहे हैं 2 बुराइयां एक अच्छाई की दलील, ये कभी भी नहीं हो सकता। पहले तो आप एडमिट करें अगर पंजाब में आवाम हो रही है तो सिंध में भी हो रही है। दिखा रहा हूं पीपल्स पार्टी वालों को, इनको आईना हमने बहुत दफा दिखाया, लड़काना के मेरे प्रोग्राम आपने नहीं देखे जी, ठीक है, लेकिन आप फेडरल में गवर्नमेंट में ना यार, आप तो चेंजेस। बहरहाल मैं आगे चलता हूँ, मियां जावेद लतीफ साहब देख लेना थोड़ा सा जी। मियां जावेद लतीफ साहब, मियां साहब बात यह है कि अपोजिशन जो है जिस तरह बिखरी हुई है, ऐसे मौके पे आपको क्या जरूरत थी? यूसुफ रज़ा गिलानी को मान लें कायदे इस इख्तिलाफ तो बन गए हैं, या फिर ऐलान कर दे कि पीडीएम नहीं, उससे हुकूमत को फायदा हो रहा है और मुझे कोई सियासी फायदा नहीं हो रहा, इससे अवाम का नुकसान है। अगर अपोजिशन डिस्क्रेडिट होती है तो अवाम की आवाज़ कौन उठाएगा पार्लियामेंट में? हम तो पार्लियामेंट में मीडिया तो नहीं आ सकता ना, आप ही जाते हैं। नहीं जी नहीं, मैं एक गुजारिश कर दूं जनाब कि देखें, पीडीएम की जमातों के अंदर जो जमातें हैं वो उनकी पॉलिसी, उनकी गलत पॉलिसी या दुरुस्त पॉलिसी, इससे अवाम फैसला करेंगे इसका कि कौन गलत है कौन ठीक है अपोजिशन के जमातों में से। मगर हुकूमत वक्त अगर इससे खुश हो कि वो तकसीम हो गई या हमारा दर्द सर जो जमातें बनी हुई थी जान छूट गई, तो मुझे ये बताएं कि इससे अवाम को रिलीफ क्या मिला। आज मुझे ये कहना है कि आप ये बताएं कामरान साहब कि क्या पाकिस्तान के अंदर जितनी करप्शन आज है 73 सालों में ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसके दौर में इतनी करप्शन हो। लेकिन इमरान खान खुद तो करप्ट लेकर साथ आए उनको। यार कमाल आप करते हैं, आप सारे के सारे चोर डाकू हों और कहें कि जनाब सरदार जो से हैं डाकुओं के वो तो बड़े फरिश्ते हैं क्योंकि इंसाफ से तकसीम करते हैं सब में माल, इसलिए वो बड़े फरिश्ता हैं। हमारे सरदार जो डाकुओं के हैं वो जनाब अपने घर में कुछ नहीं लेके जाते, जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर मंगवा लेते हैं। या बस करें यार, आप 2.5 सालों में सिर्फ ये बात कहते रहे कि जनाब इमरान खान खुद ठीक है, नीचे सारे डाकू हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या माफियाज जो हैं इनके दौर में उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला? मुझे आज कोई बताए कि क्या कर्जे हमारे यार मियां साहब मेरी बात सुने, मियां साहब बात तो सुने, मियां साहब बात सुने, आपसे बात करो। आपकी तो पुरानी आदत है दूसरी पार्टियों को करप्ट कहने की। आपने जरदारी साहब को चोर डाकू पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा, हम उसको भी कहते थे भाई साबित नहीं हुआ उनके ऊपर, वो आपकी जेल से भी बाइज्जत बरी हुए हैं 10 साल में, आप साबित नहीं कर सके। अब आप इनको भी कह रहे हैं ठीक है जागीर तरीन जब साबित हो जाएगा हम भी कहेंगे। तरीन साहब को वैसे ही मैंने कहा था प्रोग्राम में रिस्पॉन्ड करें, नहीं आए, जब चाहे आए। आपकी पुरानी आदत है, लेकिन चले मियां साहब आपकी आदत है, जाते जाते देर लगेगी करप्ट कहने की, आपने बड़े बड़ों को कहा। हाँ जी चले, हाँ जी बड़ी पुरानी आदत है। अगर फिर आप इजाजत दे दें मुझे इंटरप्ट किए बगैर 2 मिनट जी आपको सुन रहे हैं। मैं आपको ये गुजारिश कर दूं, हमारी आदत
हमें हमारे पास रहने दें, मगर हमारी आदत को आप ना अपनाएं। मैं तो कुछ नहीं आपसे कह ये रहा। पूछना चाहता हूं कामरान साहब जी। कि क्या माफियाज को इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ मजबूत नहीं किया? क्या इन्होंने वर्ल्ड बैंक के सामने घुटने नहीं टेके? क्या इन्होंने मकबूजा मियां साहब कश्मीर मेरे नहीं पास दिया? इतने ज्यादा क्या सवाल, इन्होंने इंडिया के सामने मकबूजा घुटने कश्मीर नहीं का ताल्लुक टेके? इमरान खान से और नहीं है मुझे ये सर। बता दें- इमरान खान ने थोड़ी कहा मोदी को वालेजिटेशन करे यार। कैसे नहीं है? आप तो वही और काम भाई कर रहे हैं जो मुझे ये कर रहे हैं बताएं- आपके खिलाफ। आप मुझे ही ये गद्दार कह बताएं- रहे हैं इन सो मेनी वर्ड्स। और भाई सब लॉयल है इस मुल्क मेरी से। बात तो सुन लेना, मेरी जी बात जी सुन। जी आपसे ही बात हो रही मुझे भाई। ये बता दें, मैं किसी को गद्दार नहीं कहता, मैं तो खुद गद्दार हूं। तो जब आप बकौल कहते हैं इनके- कश्मीर दे दिया इमरान मैं खान ने, तो गद्दार इसका बताऊं, मतलब क्या बकौल है? इनके- हाँ नहीं, आप भी मैं तो गद्दार रजिस्टर्ड नहीं हो गया है, हूं। आप भी मैं नहीं तो है। रजिस्टर्ड हो गया हूं, इन्होंने मुझे रजिस्टर्ड कर दिया, मगर इसके बावजूद अच्छा जी, भी मैं ये कहता क्विकली हूं क्विकली क्विकली जाट साहब से बताएं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान नारा नहीं लगाएंगे डार तो साहब गद्दारी को हम यार आपको मैं बात देगी कर रहा हूं ना। डार साहब से। डार साहब लग़व बयानी को छोड़े, इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम छोड़े, ये बताइए वैक्सीन जो कराची में रुकी हुई है, सिंध हाई कोर्ट ने आज फिर आपकी ड्रैप को जलील किया है। उन्होंने कहा कि जनाब ये आप जब ऑर्डर जारी कर दिया सिंगल बेंच ने, तो आप दोबारा क्यों उसको लेट कर रहे हैं? सर लोगों की जिंदगियां तो बचा लें। इस पर भी पॉलिटिक्स हो रही है कि नैब का इतना खौफ है कि आप ड्रैप के पास, ड्रैप कैबिनेट के पास, और वैक्सीन की वैक्सीन फंसी हुई है। किस तरह आएगी भाई? इस पर फोकस कर ले, इसका जवाब दे दे। इल्ज़ाम में लगेगा, दूसरे पर टाइम नहीं है जी। नहीं देखिए जहाँ तक वैक्सीन के आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह जो बेहतर से बेहतर हो सकता था, हमारी जो भी हेल्थ की टीम है, डॉक्टर फैसल उसे देख रहे हैं, उन्होंने किया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो बेस्ट वे होगा वो ठीक वही है, करेंगे। बिल्कुल ठीक लेकिन अगर कोई ऐसा वायलेशन। ठीक है सर, आपका पॉइंट ये आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करवाता हूँ आपसे, एक ब्रेक लूंगा मैं। हिंदुस्तान से चीनी आ रही है और आटा आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये अवाम को एटलीस्ट रमज़ान में ख़ास तौर पे ब्लैक होकर नहीं मिलेगा, और हुकूमत जो जिस तरह माफिया के घुटने टेके उन्होंने शुगर और आटे के, ये तरसील यकीनी बनाएगी। कल तक दीजिए इजाज़त।